हेलो स्टूडेंट्स, बीएड के थर्ड सेमेस्टर की कंटेंट एंड पेडागोजी ऑफ हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज ये जो प्रेजेंटेशन बनाया गया है स्पेसिफिकली बीसीयू, बीयू और बीएनयू के स्टूडेंट्स को आपके हिंदी जो पेडागोजी है उसका ओरिएंटेशन देने के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं कि आपकी कंटेंट एंड पेडागोजी ऑफ हिंदी में क्या है। ओके, तो इसमें सबसे पहले जैसे देखते हैं कि कंटेंट एंड पेडागोजी ऑफ हिंदी में आपका जो पहला बिंदु इसमें दिखाता है वो है सैद्धांतिक पाठ्यक्रम। तो सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में आपकी 4 इकाइयाँ। सैद्धांतिक पाठ्यक्रम का यहाँ तात्पर्य है कि आपका सिलेबस, उसमें 4 इकाइयाँ हैं जिनके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। आपका जो मूल्यांकन है इसमें नीचे के 2 बिंदु हैं, आंतरिक मूल्यांकन और अंतरिम परीक्षा। जो आपका मूल्यांकन है कंटेंट एंड पेडागोजी ऑफ हिंदी में वो पहला है आंतरिक मूल्यांकन। तो आपका आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो 2 बेसिस पर, 2 आधारों पर होगा। पहला है प्रायोगिक क्रिया। आपकी ये जो 4 इकाई हैं सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की, उसके अंत में, इकाइयों के अंत में कुछ प्रायोगिक क्रियाएं दी गई हैं। सब 6 से 7 कुछ प्रायोगिक क्रियाएं हैं। उनमें से आपको एक प्रायोगिक क्रिया को सेलेक्ट करके उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो उसका आपका जो मूल्यांकन है 15 अंक का है। इसके साथ ही साथ आपकी जो सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के आधार पर ही आपकी एक आंतरिक परीक्षा की जाती है जो कि आपकी 15 नंबर की है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन जो है आपका वो 30 अंक का होगा। इसके साथ ही साथ आपका अंतरिम परीक्षा है आपकी तीसरा बिंदु। अंतरिम परीक्षा जो आपकी रहेगी वह आपका विश्वविद्यालय परीक्षा, जो टर्म एंड एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं, वो 70 नंबर का होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपके इस पेपर के लिए कुल योग जो है वो 100 नंबर का है, जिसमें 30 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के हैं और 70 नंबर जो आपके हैं वो आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसके लिए दिया गया है। तो आइए अब हम कंटेंट एंड पेडागोजी ऑफ हिंदी के सिलेबस या पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले पेपर कोड जो है एससी पार्ट 2 सॉफ्ट कोर कोर्स पार्ट 2 है। पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि आपका पार्ट 1 आप अपने पूर्व सत्र में कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो अवधि दी गई है वो 52 घंटों की दी गई है। इस पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने में जो आपके टीचर एजुकेटर हैं उनको समय दिया गया है 52 घंटों का। लेकिन कई बार क्या होता है, आपकी विषय वस्तु के आधार पर, आपके अलग अलग इकाइयों के आधार पर, समय की अवेलेबिलिटी के आधार पर और इसके साथ साथ मुख्य रूप से आपके टीचर एजुकेटर के पढ़ाने के तरीके पर यह निर्भर करता है कि वो कितने घंटे इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराने में लेते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी का जो अनुदान है वो दिया जाता है और ये परफेक्टली ऑल राइट है। ठीक है, अब आप इसमें देखते हैं कि अगला जो बिंदु है इसमें क्रेडिट्स हैं। आपके जो कंटेंट एंड पेडागोजी ऑफ हिंदी के लिए क्रेडिट्स 4 दिए गए हैं। अभी यहाँ क्रेडिट्स का क्या मतलब है? क्रेडिट्स का तात्पर्य यह है कि क्रेडिट्स जो हैं आपके पढ़ाने के पूरी अवधि, माने कि एक सत्र में उस विषय को, माने कि हिंदी विषय को पढ़ाने के लिए आप कितनी विद्यालय गतिविधियां करेंगे, जिसमें कि आपका रेगुलर क्लासरूम भी शामिल है, आपके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, सेमिनार, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो सब क्रेडिट आपका इसमें 4 क्रेडिट्स दिया गया है। अगला जो आपका आता है इसमें टोटल नंबर जो हम देखते हैं इसमें 100 अंक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि किसी भी विषय को जानने से पहले मुख्य रूप से आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यह कंटेंट एंड पेडागोजी ऑफ हिंदी जो है आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के बाद में आप अपने अंदर किन कौशलों का या किन योग्यताओं का विकास करेंगे, तो पहले वह मुझे समझा देना बहुत अधिक महत्वपूर्ण लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें उद्देश्यों में देखते हैं। पहला उद्देश्य है भाषा कौशल। तो भाषा कौशल का यहाँ तात्पर्य क्या है? हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा को पढ़ाने का या प्रस्तुत करने का एक मुख्य कारण क्या होता है कि भाषा कौशलों का विकास करना। अर्थात भाषा कौशल कौन कौन से हैं? लेखन, पठन, वाचन का विकास करना। तो हम आपको इस पाठ्यक्रम के द्वारा तृतीय सत्र में यह समझाएंगे या पढ़ाएंगे कि आप किस तरीके से अपने भाषा कौशलों का विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको वह गतिविधियां या वो तकनीकियां बताएंगे जिसके द्वारा आप अपने विद्यार्थियों के अंदर भी भाषा कौशलों का विकास कर सकते हैं।
दूसरा क्या है, क्योंकि आप इस सत्र में मुख्य रूप से आप जाएंगे इंटर्नशिप के लिए, जिसको कि आप टीचिंग प्रैक्टिस कहते हैं, जिसमें लगभग आप 10 सप्ताह के लिए वहीं पर रहेंगे। तो वहाँ आपको गद्य और पद्य का शिक्षण, अर्थात आपको वहाँ पाठ्य पुस्तक पढ़ानी होगी। तो हम इस सत्र में आपको यहाँ से आपकी जो इंटर्नशिप है उसमें जाने से पहले आपके पाठ्यक्रम में आपको गद्य पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, अनुवाद शिक्षण, व्याकरण शिक्षण और रचना शिक्षण कैसे किया जाता है, ये हम सब आपको यहाँ से पढ़ाकर तैयार करके भेजेंगे, जिससे कि जब आप अपने, क्योंकि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें तो गद्य पद्य नाटक व्याकरण सब कुछ आ जाता है, तो जब आप अपने विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के दौरान कोई भी इकाई पढ़ाएंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो गद्य है या पद्य क्या है, तो हम सब आपको यहाँ से तैयार करके भेजेंगे, जिससे कि आप एक सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से विद कंप्लीट सेटिस्फेक्शन आप अपने विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। इसके बाद मुख्य बिंदु आपका आ जाता है पाठ्य पुस्तक। इंटर्नशिप की एक सबसे बड़ी आधारशिला जो है एक अध्यापक के लिए, आपके लिए या अभ्यर्थी के लिए है, वो है पाठ्य पुस्तक। तो इस पाठ्यक्रम के द्वारा पाठ्य पुस्तक के विभिन्न पहलुओं के बारे में आपको समझाया जाएगा और आप एक उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि आप स्वयं भी पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं। इन उद्देश्यों में जो आखिरी बिंदु है वो है श्रव्य दृश्य साधन। जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो आप अपने 40 मिनट के पाठ को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करें, जिससे कि आपके विद्यार्थियों की जो रुचि है वो और जो अटेंशन है या ध्यान अपने साथ में रहे, साथ ही साथ वो बहुत अच्छे तरीके से आपके पढ़ाए हुए पाठ को समझ सकें। तो आपको विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य साधनों के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ उद्देश्य देखते हैं, इन उद्देश्यों से साफ पता ये लगता है कि जब आप इंटर्नशिप में जाएंगे तो आपको पूरी तरीके से तैयार करके भेजा जाएगा। आइए अब देखते हैं कि आपके इस पाठ्यक्रम में आखिर है क्या। सो अभी इकाइयों के आधार पर हम इस पाठ्यक्रम को समझते हैं। तो आपकी सबसे पहली इकाई में पहला बिंदु आता है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण के लिए आपको 15 घंटे दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ में आपको मतलब आपका जो टीचर एजुकेटर है उनको 15 घंटे दिए गए हैं इस टॉपिक को फिनिश करने के लिए। इस टॉपिक को नहीं, एक्चुअली पूरी इकाई को फिनिश करने के लिए 15 घंटे दिए गए हैं। तो इसमें आप जानेंगे कि हिंदी शिक्षण में गद्य का क्या स्थान है, गद्य की परिभाषा और महत्व क्या है, क्या उद्देश्य हैं, गद्य को पढ़ाने के सोपान कौन कौन से हैं, अर्थात स्टेप्स कौन कौन से हैं, गद्य कितने पाठ के कितने प्रकार के होते हैं, और हिंदी भाषा शिक्षण में गद्य को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी प्रणालियां हैं, उन प्रणालियों में किसका क्या महत्व है उसके बारे में आप जानेंगे। अब इसमें जो दूसरा बिंदु आता है वह है आपका व्याकरण शिक्षण। तो आप इस पाठ के द्वारा जानेंगे कि व्याकरण शिक्षण क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, महत्व, उद्देश्य क्या है, और व्याकरण को शिक्षण करने के लिए कौन कौन सी मुख्य प्रणालियां हैं हिंदी भाषा शिक्षण की, वो आपको सिखाई जाएंगी। मुख्य रूप से निगमन और आगमन प्रणाली में क्या अंतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका हर बार गद्य शिक्षण पर एक 10 नंबर का प्रश्न आता है, व्याकरण शिक्षण पर भी कई बार 10 नंबर का एक प्रश्न आता ही आता है। और व्याकरण से लास्ट बिंदु है व्याकरण शिक्षण को प्रभावी बनाने के सुझाव। इस इकाई में आपका अगला बिंदु आ जाता है रचना कविता शिक्षण। तो इससे आप जानेंगे कि कविता की क्या परिभाषा है, महत्व है, उसके उद्देश्य क्या हैं, सोपान क्या हैं, अर्थात और इसके साथ ही साथ कविता शिक्षण की प्रणालियां क्या हैं। कविता शिक्षण पर एक 10 नंबर का प्रश्न हर बार आपके एग्जामिनेशन में आता है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला आपका जो बिंदु आ जाता है वह है रचना इकाई 2। इकाई 2 में आपका पहला बिंदु है रचना शिक्षण। विद्यार्थियों के एक अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम विद्यार्थियों को केवल पाठ को या पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं या उसको कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हम विद्यार्थियों को किस प्रकार से आत्मनिर्भर होकर स्वरचित रचना करना सिखाएं। ठीक है, तो इस इकाई के द्वारा आप समझेंगे कि रचना शिक्षण क्या होता है, उसके अर्थ और महत्व क्या है, एक अच्छी रचना की विशेषताएं क्या हैं,
और उसके भेद क्या हैं। मौखिक और लिखित दो रचनाओं के भेद होते हैं, उनके उद्देश्य क्या है, उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाने की प्रणालियाँ क्या हैं। इसके साथ ही साथ आप समझेंगे कि रचना संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ क्या होती हैं और एज अ टीचर आप उन अशुद्धियों के कैसे उनको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सुझाव भी दिए गए हैं। इस इकाई में से भी आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट बिंदु इसमें आ जाता है इकाई में आपका नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण के द्वारा आप जानेंगे कि नाटक का अर्थ और महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि नाटक को पढ़ाने की कौन कौन सी अलग प्रणालियां हैं, जो कि एक नवीन टॉपिक है और एक इनोवेटिव टॉपिक भी है। ठीक है, तो ये आपका इस इकाई में आ जाता है। आगे देखते हैं कि इस इकाई में, और आगे इसी इकाई में आपका है अनुवाद शिक्षण, जो आप जिसके द्वारा आपको विद्यार्थियों इसके अर्थ, महत्व, उद्देश्य के साथ साथ आपको पता लगेगा कि अनुवाद शिक्षण की प्रणालियाँ क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं और विद्यार्थियों को किस तरीके से एक सुचारू रूप से अनुवाद शिक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अगली इकाई पर आते हैं। अगली इकाई आपकी है, जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप इंटर्नशिप में जाएंगे तो एक अभ्यर्थी के लिए पाठ्य पुस्तक सबसे अधिक महत्वपूर्ण आधार होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस इकाई के द्वारा आप हिंदी पाठ्य पुस्तक का अर्थ, उसका महत्व, उसके उद्देश्य, विभिन्न गुण उसके, और पाठ्य पुस्तक की रचना। यह पाठ्य पुस्तक की रचना से मतलब क्या है कि पाठ्य पुस्तक को कैसे तैयार किया जाता है या पाठ्यक्रम से कैसे रिलेशन है उसके बारे में रहेगा। और हम आपको एक स्तर पर ले जाएंगे जहाँ कि आप एक पाठ्य पुस्तक की समीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे और पाठ्य पुस्तकों में सुधार के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। तो इकाई 3 के द्वारा आपको ये पता लगेगा। अगला बिंदु आपका इसी इकाई में आएगा कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो परीक्षा मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं। इसके साथ ही साथ हिंदी का अगर प्रश्न पत्र बनाना है तो वो कैसे बनाया जाएगा। जब आप अपनी इंटर्नशिप में यूनिट 1 इकाई कंप्लीट कर लेंगे तब आपको हिंदी का प्रश्न पत्र बनाना होगा, तो वो कैसे तैयार किया जाता है वो हम आपको सिखाएंगे। उसका नील नक्शा या ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे बनाया जाता है उसका, और कैसे लागू किया जाता है, ये सब आपको इस इकाई के द्वारा पढ़ाया जाएगा, इस टॉपिक के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। अगली जो लास्ट इकाई है आपकी वो है हिंदी शिक्षण में शब्ददृश्य साधन। जब आप इंटर्नशिप में जाएंगे तो अपनी एक 40 मिनट की कक्षा को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों का सुचारू रूप से और पूर्ण रूप से ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और विषय वस्तु को अच्छे से समझें, उसके लिए आपको ये इकाई 4 जो है आपकी बहुत अधिक मदद करेगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि श्रव्यदृश्य साधनों की आवश्यकता क्यों है, उनका महत्व क्या है आपके शिक्षण में, और शिक्षण के लिए उपयोगी कौन कौन सी प्रमुख शब्ददृश्य साधन होते हैं जिनका उपयोग किया जाना चाहिए और उनका किस तरीके से सटीक उपयोग किया जाना चाहिए, और गणक यंत्र और अंतर्जाल की उपयोगिता के बारे में भी आपको समझाया जाएगा। अगला बिंदु आता है कि हिंदी कक्षा शिक्षण में ऐसी कौन सी सहगामी क्रियाएं जो की जा सकती हैं उसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। आपकी ये एक इंटर्नशिप की एक्टिविटी है, कोस्कोलास्टिक एक्टिविटी। तो इस यूनिट के द्वारा या इस पॉइंट के द्वारा आपको ये पता लगेगा कि आप किस प्रकार की कोस्कोलास्टिक एक्टिविटी या सहगामी क्रियाएं अपने विद्यालय में कर सकते हैं, जिसमें कि विद्यालय पत्रिका का महत्व, शैक्षणिक पाठ्य पर्यटन का महत्व एवं सीमाएं, वाद विवाद प्रतियोगिता, कक्षा प्रतियोगिता आदि को आयोजित करने के बारे में बताया जाएगा। तो हमने देखा कि हमारी इस यूनिट में कंप्लीट रूप से हम लगभग आपके पूरे पाठ्यक्रम के अंत में आ गए हैं। तो लास्ट जो बिंदु है वो है गृह कार्य का है। उसमें गृह कार्य का अर्थ, महत्व, सिद्धांत और हिंदी शिक्षण में क्या किस तरह का गृह कार्य होना चाहिए और गृह कार्य की क्या विशेषताएं हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने आपके सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की सारी इकाइयों के बारे में जाना। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिनके लिए अलग से वीडियो तैयार किया गया है जो कि आपको धीरे धीरे शेयर कर दिया जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको जितने भी बिंदु हैं इसके आपके पाठ्यक्रम की ओरिएंटेशन के आपको सब समझ में आए हैं। यहाँ पर ये कुछ आधा ग्रंथ दिए गए, इसके आधार पर आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।